नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है पिताजी माँ की बीमारी पर आपने व्यर्थ ही पैसा खर्च किया। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। महेंद्र जी गांव में उस तरह के डॉक्टर थे जिन्हें प्राय बड़े बड़े शहरों में झोला छाप कहा जाता था, लेकिन यही झोला छाप डॉक्टर गांव वालों के लिए भगवान से कम नहीं था। महेंद्र जी अब बुजुर्ग हो गए, लेकिन जवानी में जब से डॉक्टरी का छोटा मोटा कोर्स किया था तब से गांव में ही एक छोटी सी दुकान कर ली थी। उनमें कमाई से ज़्यादा सेवा भाव था। महेंद्र जी की पत्नी प्रमिला घर में ही सिलाई कढ़ाई का काम सिखाती थी। गांव की बहुत सारी औरतें और लड़कियां उनके पास सिलाई बुनाई का काम सीखने आती थी। जिनके पास मशीन नहीं होती थी उन्हें सरकारी सहायता से मशीन दिलवाई जाती और यथासंभव प्रमिला जी भी उनकी सहायता करती। दोनों पति पत्नी गांव में अपने अच्छे सेवा भाव के कारण सबके चहेते बन चुके थे। महेंद्र और प्रमिला का एक ही बेटा है जो अब दिल्ली शहर में रहता है। गांव से 10वीं पास की, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली चला गया। महेंद्र और प्रमिला जी ने अपने जीवन भर की कमाई से जो थोड़ा बहुत बचाया था वह बेटे की पढ़ाई पर लगा दिया। फिर बेटा बड़ा हुआ तो प्रमिला जी बहू के सपने सजाने लगी। इसीलिए महेंद्र जी से कहकर थोड़ा कर्ज लिया और अपनी बचत से अच्छा सा घर भी बनवा दिया। घर बिल्कुल आधुनिक तरीके से बनवाया था ताकि नई बहू आए तो उसे किसी तरह की तकलीफ ना हो। उनके बेटे की पढ़ाई पूरी हुई तो उसने दिल्ली में ही एक लड़की से प्रेम विवाह कर लिया और वहीं रच बस गया। बहू भी विवाह के पश्चात थोड़े दिन गांव में रही, लेकिन फिर उस निस्सार ससुर को गंवार और घर को जानवरों का तबेले की उपाधि देते हुए हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली जाने का मन बना लिया। दिल्ली की रहने वाली लड़की गांव चाहे कितना भी साफ सुथरा क्यों ना हो, भला ऐसे माहौल में कहाँ रहने वाली थी। एक बार गई तो फिर वापस नहीं लौटी। महेंद्र जी और प्रमिला बेटे और बहू की राह देखते रहते। पोता भी हुआ और एक पोती भी, लेकिन दादा दादी को आज तक उनका चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। हालत से समझौता कर लिया। महेंद्र जी पैसों से ज़्यादा फ्री में दवाई देते, उनमें सेवा भाव बहुत अधिक था। एक दिन प्रमिला जी रक्तचाप बढ़ा और वह लकवाग्रस्त हो गई। घर में गांव की महिलाओं का तांता लग गया। महेंद्र जी तो दूर ही रहे, महिलाएं ही प्रमिला जी की सेवा में जुट गई। कोई स्टोव पर पानी गर्म करके रबड़ की थैली में भरकर प्रमिला जी के सुन अंगों पर को सेक रही थी तो दूसरी मालिश कर रही थी ताकि पटों की अकड़न व पीड़ा कम हो। थोड़ी थोड़ी देर बाद महेंद्र जी कमरे में जाते तो देखते कि महिलाएं हर संभव तरीके से महिला जी की सेवा में जुटी थी। उनका मन बहलाने के लिए हंसी मजाक भी कर रही थी। प्रमिला जी वहां बैठी औरतों से बोली, तुम देखना, मेरा गौरव मेरी बीमारी के बारे में सुनेगा तो दौड़ा चला आएगा। लाठी मारने से समुद्र का पानी जुदा थोड़ी देर होता है। माँ का दर्द उससे सहन नहीं होगा। मेरी ऐसी दशा देखकर मुझे दिल्ली ले जाएगा और बड़े बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज करवाएगा। महेंद्र जी ने बेटे गौरव को फ़ोन कर दिया था, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला था। गौरव ने कहा था कि वह काम में व्यस्त है, समय मिलते ही जरूर आएगा। अब महेंद्र जी की दुकान पर आमदनी बहुत कम थी। गांव में सरकारी अस्पताल खुल गया था, इसीलिए उनकी दुकान लगभग बंद हो चुकी थी। प्रमिला जी के पास बैठी औरतें उनसे बात करती रहती और उनके हाथ पैर दबाती, सिकाई करती तो आस पड़ोस की नई नई बहुएं घर की साफ सफाई के साथ साथ खाना भी बना देती। शाम ढलते ही सभी औरतें अपने घर चली गई। प्रमिला जी की हम उम्र कलावती ने कहा, प्रमिला तुम कहो तो रात भर तुम्हारे साथ रुक जाऊं। प्रमिला ने कहा, नहीं बहन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग पहले ही इतना कर रहे हैं, इतना तो कोई अपना सगा भी नहीं करता। फिर वह भी अपने घर चली गई। सबके जाने के बाद महेंद्र जी ने कमरे में प्रवेश किया। प्रमिला के पलंग के समीप कुर्सी सरका कर बैठ गई। बिस्तर पर लेटी प्रमिला को ध्यान से देखा। शरीर के बाएं भाग पर पक्षाघात का असर हुआ था।
मुंह पर भी हल्का सा टेढ़ापन आ गया था। बोलने में जीभ लड़खड़ाने लगी थी। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए महेंद्र जी से पूछा, आपको नए इंजेक्शनों से कोई फर्क पड़ा क्या? प्रमीला जी बोली, हाँ जी, दर्द बहुत कम हो गया है। बाएं हाथ को थोड़ा उठाकर बताया, यह देखो, अब तो मैं थोड़ा बहुत हिला डुला भी सकती हूँ। पहले तो दर्द के मारे जोर ही नहीं दे पाती थी और टांग तो उठती ही नहीं। यह तो बिल्कुल पथरा गई। न जाने कब तक यूं ही अपंगों की तरह पलंग पर पड़ी रहूंगी। बीमारी आती तो हाथी की चाल से है और जाती चींटी की चाल से। देखो, 3 महीने में कितना मामूली सा अंतर आ गया है। तुमने पैसा पानी की तरह बहा दिया, सारा पैसा खर्च हो गया होगा। न चाहते हुए भी महेंद्र जी बोले, हाँ, बस 5,000 ही बचे। तुम्हारे 6 तोले के कंगन और चूड़ियाँ बची, बाकी सारे गहने इलाज में लग चुके। जितना पैसा था वह भी सब खत्म हो गया। अब तुम्हारा इलाज मैं कैसे कराऊंगा, यही चिंता हो रही। पर मीला जी ने लंबी सांस ली और बोली, हाँ, बात तो सही, मेरी बीमारी पर बहुत पैसा खर्च हो गया। घर बनाने के लिए भी बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा था। उसी के कारण हमारे ऊपर कर्ज भी हो गया। लेकिन आप देखना, मेरा गौरव पैसों का ढेर लगा देगा। महेंद्र जी को प्रमीला जी की बातों से बहुत चिढ़ हो रही थी। बेटा गौरव रट लगा रखी। लेकिन इसे क्या पता कि मैं कितनी बार फ़ोन कर चुका हूँ, परंतु बेटे के पास तो समय ही नहीं। महेंद्र जी बोले, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारा गौरव आए या ना आए, मैं डॉक्टर बिहारी के पास जा रहा हूँ, कंपाउंडर की नौकरी के लिए। रिक्वेस्ट करके देखूंगा। प्रमीला जी चिढ़कर बोली, आने दो गौरव को, 1 मिनट में छिड़वा देगा तुम्हारी नौकरी। आने तो दो। मेरे बेटे गौरव को इस बुढ़ापे में दोबारा से नौकरी करने चले, हाथ पैर कांपते हैं और बनेंगे कंपाउंडर। प्रमीला जी बड़बड़ाती रही और महेंद्र जी बाहर निकल गए। बाहर निकले तो सीता जी अपनी बहुओं के साथ आ गई। महेंद्र जी बोले, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी मंडली तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर हो चुकी। प्रमीला जी बोली, हाँ हाँ जाओ, मेरी सेवा करने के लिए यहाँ पर बहुत हैं। मैंने पुण्य ही इतने किए कि हर कोई मेरी सहायता के लिए बिना कहे ही हाजिर हो जाता है। घर के अंदर आकर सीता जी की दोनों बहुएं काम में लग गई। एक ने रसोई संभाली तो दूसरी ने घर की साफ सफाई और सीता जी स्वयं प्रमीला जी की देखभाल में लग गई। प्रमीला जी बोली, तुमसे ज़्यादा तो महेंद्र डॉक्टर जी को दूसरों की सेवा में मजा आता था। हम नहीं भूले वह दिन जब दवाइयों की दुकान दीन दुखियों की सेवा में लुटा देते थे। जब इनकी दुकान चलती थी तो सब डॉक्टर का धंधा चौपट था। कहते थे, हमारा बेटा गौरव हजारों रुपए महीना कमाता है। अब मुझे दुकान से मुनाफे की जरूरत नहीं, मुझे बस गरीबों की सेवा करनी है। प्रमीला जी बोली, सच कहती हो सीता, वह भी क्या दिन थी, कैसा सुखी परिवार था हमारा। आज जहाँ यह शानदार मकान खड़ा है, पहले कभी 2 कमरों का कच्चा पक्का घर हुआ करता था। महेंद्र जी ने अपनी मेहनत और सेवा भाव से क्या बना दिया। बेटा भी अच्छा पढ़ लिख गया और दिल्ली में मुख्य इंजीनियर है। अशोक विहार में उसकी लाखों की कोठी। वह देश का काफ़ी जाना माना खिलाड़ी भी तो है। बड़े बड़े लोगों तक उसकी पहुंच है। अब हमारे जीवन में सुख ही सुख था, परंतु न जाने कहाँ से यह बीमारी लग गई। शरीर का एक हिस्सा तो हिल ही नहीं रहा था। लगता है अब सारी उम्र यूं ही पलंग पर लेट कर काटनी होगी। न चाहते हुए भी महेंद्र जी को इस बुढ़ापे में डॉक्टर बिहारी के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करनी पड़ी। घर भी चलाना है, ऊपर से अपनी पत्नी प्रमीला जी की दवाइयों का खर्च भी था। आखिर कब तक बेटे के इंतजार में बैठे रहते। एक दिन महेंद्र जी डॉक्टर बिहारी के यहाँ से लौटे तो अंधेरा हो चुका था। घर का दृश्य देखकर वह हक्के बक्के रह गई। प्रमीला का कमरा आस पड़ोस के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। प्रमीला अपने पलंग पर रखी नोटों की गड़ियों को उठा कर एक अजनबी आदमी पर फेंकती हुई चीख रही थी, ले जाओ इनको और उससे कहना मुझे इनकी जरूरत नहीं है और ना ही उसकी। वह आदमी बुखलाया हुआ सा खड़ा था। भीतर खड़े लोगों ने नोटों की गड्डियां समेटकर उस आदमी को थमाते हुए जबरदस्ती बाहर धकेल दिया। कमरे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। जाओ भाई जाओ, देखते नहीं कि यह कितनी बीमार है, रक्तचाप बढ़ गया तो फिर से नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जल्दी निकल जाओ यहाँ से।
दो लड़कों ने उस आदमी की बाजू पकड़कर जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। वह आदमी महेंद्र जी से टकराता टकराता बचा। महेंद्र जी ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो भाई? उस आदमी ने बताया कि मैं गौरव का निजी सहायक हूँ, मेरा नाम जगदीश है। साहब ने 50,000 रुपये भेजे और यह एक पत्र अपने पिता को देने के लिए कहा। महेंद्र जी ने कहा, मैं उसका पिता हूँ, पैसे तुम अपने पास रखो और यह पत्र मुझे दो। महेंद्र जी ने नोटों को नहीं छुआ, लेकिन बेटे का पत्र पढ़ने लगा। गौरव ने लिखा था, पूज्य पिताजी, माताजी, सादर प्रणाम। आपने मुझे कई बार फ़ोन किए, माँ बीमार है, इसकी जानकारी मुझे है। मन तो करता है उड़कर आ जाऊं, मगर मजबूरी, काम में अधिक व्यस्त हूँ, दम लेने की भी फुर्सत नहीं। बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर यह चंद पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। समय मिलते ही तुरंत चला आऊँगा। फिलहाल मैं अपने सहायक को भेज रहा हूँ। 50,000 रुपये भी भेजे ताकि माँ का उचित इलाज हो सके। आप कह रहे थे कि आपने सारा पैसा नए मकान के निर्माण में लगा दिया, जो बचा वह माँ की बीमारी में लग गया। यह आपने ठीक नहीं किया, बेकार में गांव में इतना बड़ा मकान बनवाया। यह मकान हमारे किसी काम का नहीं, हम कभी गांव में आकर नहीं रहेंगे। माँ की बीमारी पर ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। लकवाग्रस्त रोगी का कोई इलाज नहीं। मैंने कई डॉक्टरों से पूछा है, उन सब का यही कहना है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और मालिश के अलावा इस रोग का और कोई दूसरा इलाज नहीं होता। माँ को दिल्ली लाने की भूल मत करना, क्योंकि यात्रा उनके लिए बहुत कष्टदायक होगी। उनका बार बार रक्तचाप भी बढ़ जाता है और एक्यूप्रेशर विधि से इस रोग में कोई लाभ भी नहीं होता। सब धोखा है। मैंने दिल्ली में बहुत सारे डॉक्टरों से बात की। आपका बेटा गौरव। महेंद्र जी ने पत्र को दोबारा से लपेटकर जगदीश को थमा दिया और बोले, उसे जाकर वही कहना जो उसकी जन्म देने वाली माँ ने कहा है। मेरी तरफ से इतना और जोड़ देना कि हमारे लिए वह अब मर गया है और आज से हम उसके लिए मर गए। गौरव का सहायक सिर झुकाकर वहां से चला गया। महेंद्र जी अपनी पत्नी प्रमीला के कमरे में घुसे तो उसने देखा कि सब लोग मुस्कुरा रहे थे। प्रमीला जी की आंखें भीग रही थी। प्रमीला के पास जाकर बोले, तुमने बिल्कुल ठीक किया। घर में मौजूद सभी लोग प्रमीला जी की सेवा में जुट गए। कोई उनसे बातें कर रहा था, बहुएं चाय बना रही थी और साथ में पकौड़ी तल रही थी। कोई शाम के खाने की तैयारी कर रही थी तो कोई प्रमीला जी के लिए गर्म पानी करके रबड़ की थैली में भर रही थी। घर में उत्सव का माहौल था। महेंद्र जी की आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे और वह बोले, प्रमीला, मैं मकान की ऊपरी मंजिल किराए पर उठा देना चाहता हूँ। उससे जो पैसा आएगा वह हम लोगों की भलाई पर खर्च करेंगे और मेरी इच्छा है कि यह मकान हमारी मृत्यु के बाद इस गांव वालों को की ही संपत्ति हो। आखिर इन गांव वालों ने हमारी बहुत सहायता की, हर पल हमारे साथ खड़े। प्रमीला जी अपने एक हाथ का सहारा लेकर उठकर बैठ गई। महेंद्र जी बोले, अरे पम्मी, तुम तो बिना सहारे के ही बैठ गई। प्रमीला जी मुस्कुराकर बोली, अब तक मुझे आशा थी कि कोई आएगा और मुझे उठाएगा, लेकिन अब अपना सहारा स्वयं ही बनना है। एक हाथ काम नहीं करता तो क्या हुआ, दूसरा तो है। अब मेरा झूठा सहारा खत्म हो गया और मुझे सच्चा सहारा मिल गया है। मेरी हिम्मत का सहारा। अब मुझे किसी बात की कमी नहीं। मेरा बड़ा परिवार है जो पुकारने से पहले दौड़कर मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। अब मुझे किसी गौरव की उम्मीद नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इस कहानी में किस किरदार की भूमिका आपको अच्छी लगी, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।